अब हम बॉन्ड तो हमने देख लिया कि डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने की वजह क्या है? क्योंकि दे मेक बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स। अब देखते हैं जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो एनर्जेटिक्स क्या होती है, मतलब एनर्जी का क्या लेना देना है सारे बॉन्ड फॉर्मेशन में, या जब बॉन्ड बन रहा है तो क्या होता है। अब बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आप मेरे पास ये एक टेबल देख रहे हैं और टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है हमने, ग्लास, जग, कुछ भी हो सकता है, एंड एक ग्लास जो है वो ज़मीन पर पड़ा हुआ है। दोनों में से मैं आपसे पूछूं, और आई एम श्योर आपने फिजिक्स में ये देखा ही होगा कि अगर हम किसी चीज़ को नीचे से उठा के ऊपर रखते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, उसमें उसकी हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो आपको ये पता है कि जो ऊपर चीज़ रखी हुई है उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, जो नीचे रखी है उसमें पोटेंशियल एनर्जी कम है। ये तो हमें फिजिक्स से मालूम है। अब मैं आपसे वैसे जनरल ऑब्जर्वेशन की बात करूं कि ये जो नीचे पड़ी हुई है चीज़, जो नीचे है, ये यहाँ से नीचे कहीं और गिर तो नहीं सकती, तो इसका मतलब है ये स्टेबल है। बट जो चीज़ टेबल पे रखी हुई है वो अगर थोड़ी सी भी कोई इसको झटका लगेगा टेबल से तो वो नीचे गिर जाएगी। नीचे गिरने का मतलब है कि जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है वो अनस्टेबल है या उसमें कम स्टेबिलिटी है, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है वो ज़्यादा स्टेबल है। एंड ये ऑब्जर्वेशन आपकी कॉमन लाइफ से है, हम ऐसे ही देखते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, वी शुड से दैट, कि पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। देखा हमने, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम, अगर पोटेंशियल एनर्जी कम जैसे नीचे तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। और अगर मैं इसे उल्टा करके लिखूं तो मैं कह सकता हूं कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि हमने पिछले टॉपिक में ये देखा कि एटम्स की स्टेबिलिटी चाहते हैं, सारे स्टेबल होना चाहते हैं लाइफ में। स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के लिए ज़रूरी है कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो। तो फॉर सिस्टम टू बी मोर स्टेबल द ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम शुड बी लो। यहां तक हमने देख लिया। अब एक और बात हमें मालूम है, अगर हम दो हाइड्रोजन एटम की बात करें, हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है। इसी तरह एक और हाइड्रोजन एटम को देखें, उसका भी सेम केस है। अब जब हम इन दोनों को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं तो दो किस्म की फोर्सेस होती हैं। ऑब्वियसली हमें पता है, बेसिक साइंस है कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। नेगेटिव को नेगेटिव के करीब लाएंगे वो रिपेल करेगा, इसी तरह पॉजिटिव को पे रिपल्शन पड़ेगी, वो एक दूसरे को दूर भेजना चाहेंगे। बट एट द सेम टाइम ये जो प्रोटॉन है एक हाइड्रोजन का, वो दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इसी तरह दूसरे हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन है वो इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो साइमल्टेनियसली दो फोर्सेस जनरेट होती हैं, एक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दूसरी टाइप होती है फोर्सेस ऑफ रिपल्शन की। अब रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं आर ट्राइंग टू पुश द एटम्स अवे, एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं ट्राइंग टू ब्रिंग द एटम्स क्लोजर। हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जब रिपल्सिव फोर्सेस हैं जो उन्हें दूर भेज रही हैं, दे आर कॉजिंग द पोटेंशियल एनर्जी टू इंक्रीज, मतलब वो ये चाह रही हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो। जबकि अट्रैक्टिव फोर्सेस, मतलब जब हम उन्हें एक दूसरे के करीब ला रहे हैं तो ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो दो बैलेंसेस ऑफ फोर्स है, जब हम इन्हें करीब लेके आते हैं, जिस वक्त अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाती हैं रिपल्सिव फोर्सेस पे, उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज कर जाती है। हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करने की वजह से जो हमारे मॉलिक्यूल हैं वो स्टेबल हो जाते हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस आर कॉजिंग पोटेंशियल एनर्जी टू रिड्यूस, एंड इस रिडक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की वजह से एटम्स बिकम मोर स्टेबल। अब हम देखते हैं दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, एक ये है और एक दूसरा है। इन दोनों को करीब लेके आते हैं, एंड करीब लाने के साथ साथ हम एक ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं। ग्राफ किन दो चीज़ों के दरमियान में करते हैं? हम वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी को ड्रॉ करते हैं, यानी
अगर हम नीचे से ऊपर जाएं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, और एक्स एक्सिस पे हम डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। तो अगर इस वक्त आप देख सकते हैं कि दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से दूर हैं, यानी डिस्टेंस ज़्यादा है, तो अगर एक्स एक्सिस पे मैंने कहीं डालना है तो वो ज़्यादा वाली साइड पे होगा। और हमने देखा था कि जब एटम्स एक दूसरे से दूर होते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी हम ज़्यादा, तो एक ऐसी जगह पॉइंट लगाएंगे जहाँ डिस्टेंस भी ज़्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा, और आप देख सकते हैं हमने लगा दिया ये। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों एटम्स को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं। करीब लाने से मैंने क्या किया, डिस्टेंस कम किया। तो जो दूसरा पॉइंट है वो मैं पहले पॉइंट से पीछे की तरफ लगाऊंगा, क्योंकि पीछे का मतलब है कम डिस्टेंस, एंड ऊपर के मुकाबले में थोड़ा नीचे रखूंगा, क्योंकि हमने देखा था जब एक दूसरे को करीब लेके आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। अब इसी तरह मैं मजीद करीब लेके आता हूँ, यानी डिस्टेंस कम कर देता हूँ। डिस्टेंस कम करने का मतलब हम पीछे की तरफ पॉइंट लगाएंगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ, क्योंकि अब पोटेंशियल एनर्जी बाकी दो के मुकाबले में इस डिस्टेंस पे और कम है। फिर मैं दोबारा और करीब लेके आता हूँ, और डिस्टेंस कम, और पोटेंशियल एनर्जी कम। फिर मैं जैसे ही करीब लाता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी, डिस्टेंस तो कम हो ही रहा है करीब लाने से, पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम हो जाती है। फिर और ज़्यादा करीब लेके आता हूं, पोटेंशियल एनर्जी और कम हो जाती है। फिर और ज़्यादा डिस्टेंस कम करता हूं। अब देखिए मैं यहाँ से पीछे की तरफ गया, यानी मैं जैसे डिस्टेंस कम करता जा रहा था तो मैं अपने एक्स एक्सिस पे पीछे की तरफ ही जा रहा हूँ ना, डिस्टेंस कम है वहाँ। अब मैं और अगर इन दोनों को करीब ले जाऊँगा तो वो डिस्टेंस कम हो गया और पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। ये वो पॉइंट है जहां पर आके इन दोनों एटम्स की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम हो गई है। हमने देखा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई है, और हम देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी सबसे, इसकी ऑब्वियसली किसी भी पॉइंट से देखेंगे, इसकी देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, क्योंकि ये ज़्यादा हाइट पे, अगर आप यहाँ से ग्राफ पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, और यहाँ सबसे कम है पोटेंशियल एनर्जी। ये अब आके मोस्ट स्टेबल हो गया, और यहाँ पे हम कहते हैं अब इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड बन गया, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर गई फोर्स ऑफ रिपल्शन से, इन दोनों को करीब लाने की वजह से, एंड बॉन्ड बन गया। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं, हम हैं शरारती, मैं इसे और धक्का देता हूं अगर दूसरे हाइड्रोजन की तरफ, तो क्या होगा, अब जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो बढ़ जाएगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन पीछे धकेलने की कोशिश करेगी इन्हें, और उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी एकदम इंक्रीज हो जाएगी। यानी इससे मजीद डिस्टेंस कम करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी रीबाउंड करेगी, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्सिव ज़्यादा हो गई, और फिर अगर मैं और करीब लेके जाने की कोशिश करूंगा तो वो और पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। और अगर आप बुक में देखेंगे तो यही पॉइंट्स को मिला के अगर एक मैं लाइन ड्रॉ कर दूं तो एग्जैक्टली यही हमें एग्जाम्पल बुक में दी गई है, और दिखाया गया कि जब हाइड्रोजन एटम दूर होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे हम करीब लाते रहते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाती है, फिर एक पॉइंट पे आके मिनिमम हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी, एंड स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, और इसे हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। यानी जो जब हम एक दूसरे के करीब लाते हैं जिसपे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, वो हमारा पॉइंट कहलाता है, वो डिस्टेंस कहलाता है दो एटम्स के दरमियान में, कि ये हमारा बॉन्ड बन गया और ये हमारी बॉन्ड लेंथ है। तो अगर हम हाइड्रोजन के केस की बात करें तो हाइड्रोजन को जब हम एक दूसरे के करीब लाते हैं तो 75.4 पिकोमीटर इज द डिस्टेंस दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान में, जहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस मोर एंड डोमिनेट कर जाती है रिपल्सिव फोर्सेस से, एंड अगेन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम एंड द हाइड्रोजन एटम्स आर सेड टू बी बॉन्डेड टू फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल। अब वो मॉलिक्यूल बन गए। तो इस वजह से जो 75.4 पिकोमीटर जो डिस्टेंस है हाइड्रोजन का दो एटम्स के दरमियान में, हम कहते हैं ये हमारी बॉन्ड लेंथ है। लेकिन ऐसे नहीं होता कि ये हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के करीब आए हैं, इनके साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। जाहिर है इनकी अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो इसका मतलब पहले ज़्यादा थी अब कम हो गई, तो जो कम हुई है वो गई कहाँ है, वो रिलीज हो गई, वो हीट की फॉर्म में रिलीज हो गई। और जब हम दो हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं तो वो 436.45 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज कर देते हैं। यानी अब वो पहले उनके अंदर इतनी पोटेंशियल एनर्जी थी, जब पास लाए तो एनर्जी उन्होंने रिलीज कर दी, अब वो स्टेबल हो गए, अब एक दूसरे के साथ साथ
इधर उधर जाएंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बन गया। अब अगर मैं कहूँ कि मैंने इन दोनों को एक दूसरे से अलग करना है तो मुझे एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी इन्हें जितनी एनर्जी इन्होंने रिलीज की थी एक दूसरे के करीब आने के लिए। तो अगेन अगर मैं चाहूँ कि इनका बॉन्ड तोड़ दूँ तो दे विल अब्जॉर्ब फॉर एग्जैक्टली द सेम अमाउंट 436.45 किलो जूल पर मोल। अगर ये एनर्जी ये अब्जॉर्ब कर लेंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, एंड अगेन एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन उधर, एंड हमें वापस हाइड्रोजन एटम मिल जाएंगे जो कि अनस्टेबल होंगे, और पहली फुर्सत में वो दोबारा किसी हाइड्रोजन से मिलेंगे और वापस स्टेबिलिटी ले लेंगे। तो एनीवे ये टॉपिक हमें बता रहा था कि जब हम एटम्स को एक दूसरे के करीब लाते हैं, बॉन्ड बनता है, तो उसमें एनर्जेटिक्स क्या इन्वॉल्व होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन है, एंड स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।